जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। संदेश मैगजीन सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने एक नई सीरीज की शुरुआत करी थी जिसको हमने कहा संदेश मैगजीन सीरीज। और आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस सीरीज में, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि संदेश मैगजीन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की जाने वाली इकलौती ऐसी मैगजीन है जहां पर सरकार सब कुछ अपनी तरफ से आपको बता रही है। यानी कि पिछले एक साल में मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ हुआ ये आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पूरी बात सरकार अपनी ही तरफ से मैगजीन में मेंशन करती है। और आप एमपी का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, मिनिमम 5 प्रश्न, 100 में से मिनिमम 5 प्रश्न और अधिकतम 10 प्रश्न सिर्फ ये मैगजीन फंसा देती है। अगर बात करें एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं, प्लस वो जो बाकी की एमपी की यूनिट्स हैं उसमें भी करंट बेस्ड डेटा आ सकता है। यानी कि लगभग आप मान लीजिए कि 15 के आसपास क्वेश्चंस जाते हैं करंट डेटा से संबंधित, और उसमें भी अधिकतर एमपी का करंट थोड़ा सा ज्यादा वेटेज लेके आता है। और एक चीज जो नए एस्पिरेंट्स को नहीं पता, जो मुझे इसी वीडियो से इस सीरीज में जुड़ेंगे, उनको मैं बता दूं कि ये मैगजीन किसी हार्ड कॉपी में दुकानों पर नहीं मिलती। ये ना ही एमपी गवर्नमेंट इसकी पीडीएफ लॉन्च करती है। तो ऑनलाइन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाती है, बट काफी ज्यादा पेजेस इस मैगजीन में होते हैं, जिसकी वजह से 100-200 पेज पढ़ना, और वो भी हर महीने की एक मैगजीन होती है, तो 12 महीने की 12 मैगजीन इनटू 100 यानी कि 1200 पेज आपके लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और प्लस उसमें से क्या इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना है वो भी शायद हो सकता है आप स्किप कर दें। बट उसी चिंता को खत्म करने के लिए सीरीज शुरू की गई है। और मेरा वादा है, जब पिछले साल मैंने ये सीरीज पढ़ाई थी तो लगभग 8 से 9 प्रश्न डायरेक्टली, वो भी डिफिकल्ट कैटेगरी के यहां से आए थे। इस साल इस सीरीज को मैं चैंपियन स्क्वायर के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं, और इस बार भी आप देख लीजिएगा, वादा करने की जरूरत ही नहीं है, कट कॉपी पेस्ट यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। और ये मैं अभी वादा तो आपसे कर भी रहा हूं, बाकी जब आप लेक्चर को देखोगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा उस क्वेश्चन का, कंटेंट का जो क्वालिटी है वो देखकर। तो आइए दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 को आज हम शुरू करते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, पिछले लेक्चर में इस पेज पर आके मैंने जो है वीडियो को एंड किया था, और आज इसी पेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको देखने को मिलता है कि पर्यटन में अपना जो प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है, वो नंबर 1 है। यानी कि टूरिज्म में मध्य प्रदेश कौन सी रैंक पर है? नंबर 1 रैंक पर है। ये तो एक छोटा सा फैक्ट मुझे इसी पेज से नजर आ रहा है। आगे के फैक्ट के लिए मुझे आगे के पेजेस पे चलना पड़ेगा। आपको कोई भी फॉन्ट छोटा ना दिखे, उसके लिए मैं उसको थोड़ा सा और जूम भी कर दूंगा ताकि आपको सरलता हो जाए। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम कर दूंगा मैं, तो आपको आसानी से आप उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए, विश्व विरासत सूची में 18 स्थान। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, विश्व धरोहर स्थल, उसमें तो मध्य प्रदेश से केवल 3 ही जगहें हैं जिनको शामिल किया गया है, तो 18 कब हो गई? हमको तो पता ही नहीं चला। पहले तो 3 जगहें कौन कौन सी हैं वो हमको रिवाइज कर लेना है। सांची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। सांची के साथ साथ खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, यानी कि जो मंदिर हैं खजुराहो के, तो सांची स्तूप, खजुराहो टेम्पल्स और भीमबेटका की गुफाएं, ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश की तरफ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो 3 तो कंफर्म है, शामिल हैं। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने इन 3 के साथ साथ, इन 3 के साथ साथ और एक्स्ट्रा 15 जगहों को भी शामिल करने के लिए प्रयास किया है। यानी कि ऑलरेडी अभी 18 शामिल हुए नहीं हैं, प्रयास किया है। प्रयास कितना किया है? 3 तो ऑलरेडी हैं ही, और 15 नए स्थलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करवाने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से टोटल कितने स्थल हो गए?
जो मध्य प्रदेश की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश करी है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाए 18। और ऐसा कोई भी स्टेट पूरे भारत में नहीं है जिसने अपने राज्य से 18 लोकेशंस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करवाने का प्रयास किया हो। ठीक है, 3 के नाम तो आपको पता है, लेकिन इन 3 के अलावा जो हैं उनको आप देखते चलिए। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था कि एक पतली सी कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी नहीं रजिस्टर, 50 रुपए वाला, बिल्कुल 50 रुपए वाला, 50 रुपए से एक ऊपर नहीं चाहिए, 50 रुपए का एक रजिस्टर बना लीजिएगा जिसका नाम ही होना चाहिए संदेश मैगजीन पिछले 12 महीने की। और उसमें आपको नोट्स बनाते चलने हैं। पीडीएफ के लिए जान मत दीजिए, आप नोट्स बनाते चलें, क्योंकि लिखवा लो मुझसे कि अगर आप मात्र 25 लेक्चर के नोट्स बनाते हो और वहां से 8 से 10 क्वेश्चन फंसते हैं, वो भी डिफिकल्ट वाले, तो और जिंदगी में क्या चाहिए आपको। और बहुत छोटे से नोट्स बन जाएंगे 25 लेक्चर के, यकीन मानिए। सांची, खजुराहो और भीमबेटका के अलावा और किस किस को शामिल करने की बात कही है देख लेते हैं। ग्वालियर का किला, ग्वालियर के किले के बाद बुरहानपुर का खूनी भंडारा, इसके बाद जो चंबल इलाके में जो रॉक आर्ट साइट्स हैं, चंबल के पत्थर कला स्थल, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चंबल रॉक आर्ट साइट्स, इसको शामिल करने की बात करी है। भोजेश्वर महादेव मंदिर जो कि भोजपुर में आता है, इसको शामिल करने की बात करी है। रामनगर मंडला के गोंड स्मारक, जो वहां पर गोंड स्मारक बने हुए हैं, उनको शामिल करने की बात करी है। मंदसौर का धमनार गुफाएं, इसकी बात करी हुई है। दोस्तों आपको जो है कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का जवाब देना है कि ये जो मंदसौर में जो धमनार की गुफाएं हैं, मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दीजिएगा। जो धमनार की गुफाएं हैं मंदसौर में, ये किस धर्म से संबंधित हैं, ये किस धर्म से संबंधित हैं? क्या ये जैन से संबंधित हैं? क्या ये बुद्ध से संबंधित हैं? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आंसर इन कमेंट, आंसर इन कमेंट। और जब भी दोस्तों आप कमेंट में कोई भी आंसर लिखते हैं तो हमेशा ऐसे लिखा करिए, आंसर ANS, और फिर आंसर के आगे डैश लगाओ, और फिर जो आप उत्तर देना चाहते हो आप इस उत्तर को दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा कि जी हां, आप कोई प्रश्न पूछ नहीं रहे, बल्कि आप जो मैंने प्रश्न पूछा उसका आप उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो मंदसौर में धमनार गुफाओं की हमने बात करी। इसके अलावा नर्मदा परिक्रमा, इसको भी शामिल करने की बात करी है। गोंड चित्रकला, गोंड पेंटिंग को शामिल करने की बात करी है। ठीक है, इसी के साथ साथ और ऊपर देख लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, जो जो लिखता जाऊं उसको वीडियो पॉज करके आप भी लिखते चलिएगा। इसके अलावा और क्या शामिल करने की बात करी है? भगोरिया फेस्टिवल, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भगोरिया उत्सव की बात हो रही है कि भैया बताइए निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थल है जिसे मध्य प्रदेश ने विश्व धरोहर स्थल में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का प्रयास किया है। तो उन 4 में से एक नाम वो ऐसा दे देगा जिसे प्रयास किया गया है, तो उसमें हो सकता है भगोरिया हाट या भगोरिया उत्सव जो है वहां पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल मध्य प्रदेश सरकार ने टोटल कितनी जगहों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का प्रयास किया है? तो कुल 18 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को की विश्व धरोहर, विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास किया है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए एक और पॉइंट आता है आपका, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। अब भैया मध्य प्रदेश काय में पहला राज्य बना है वो भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान बनाया है। दोस्तों इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान क्या होता है? तो इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान यानी कि नेशनल पार्क्स के लिए बनाया जाता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए बनाया जाता है। इसमें बेसिकली
किसी भी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास पर्यावरण और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा बनी रहे, इस पर जोर दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने क्या बनाया है, इको सेंसिटिव जोनल मास्टर प्लान। ठीक है, और कहां पर यह काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में यह काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सतपुड़ा नेशनल पार्क में इको सेंसिटिव जोनल प्लान का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में भी जो काम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो दो जगह कंप्लीट हो चुका है, बाकी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में चल रहा है। लेकिन याद क्या रखना है कि देश का पहला राज्य जिसने इको सेंसिटिव जोनल प्लान बनाया तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। इसको तो मैं समझता हूं छोटा ही कर लूं तो भी ये आपको उम्मीद करता हूं दिख ही जाएगा। ये देखो, अब यहां पर क्या क्या मुझे फैक्ट निकल रहे हैं उनको छांट लेते हैं। देखो भैया, मैं मैगजीन पढ़ रहा था तो यहां पर ग्वालियर किले का जिक्र हुआ, और ग्वालियर किले में एक मंदिर है जिसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। आप सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा, लेकिन चतुर्भुज मंदिर के बारे में सरकार ने अपनी तरफ से एक फैक्ट रिवाइज करवाया है। शून्य का सबसे शुरुआती शिलालेख, शिलालेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन, यानी कि फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू जीरो, फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू जीरो, यानी कि शून्य से संबंधित, शून्य से संबंधित पहला शिलालेख चतुर्भुज मंदिर में मिला। इसीलिए हम चतुर्भुज मंदिर को टेंपल ऑफ जीरो के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेंपल ऑफ जीरो के नाम से भी जानते हैं, यानी कि शून्य का मंदिर, इस नाम से भी हम चतुर्भुज मंदिर को जानते हैं। यह आपका एमपी का फैक्ट हो गया। इसीलिए संदेश मैगजीन खास है, हर तरह के फैक्ट आपको रिवाइज करवा देगी। नेशनल, एमपी, स्टैटिक, करंट सब इसमें शामिल होता है, और ज्यादातर एग्जाम में आने की संभावना इन्हीं प्रश्नों की रहती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, उसके बाद यहां पर एक और शानदार फैक्ट देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश दुनिया के टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल हो चुका है। बहुत बढ़िया, एक गर्व की बात। मध्य प्रदेश जो है वर्ल्ड का, ये इंडिया का नहीं है, ये इंडिया का नहीं है भैया, विश्व के टॉप 10, ठीक है, वर्ल्ड के टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में मध्य प्रदेश शामिल हो चुका है। एक और फैक्ट, अब ये सुनिए, जो ये वाला फैक्ट है ये एक इनडायरेक्ट फैक्ट है, आपसे यहां पर प्रश्न बना सकता है वो नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर के संबंध में। जैसे कि आपसे प्रश्न आ जाएगा यूनिट 8 में अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर में कि विश्व गुलाब सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, वर्ल्ड रोज कॉन्फ्रेंस को कहां ऑर्गेनाइज करवाया गया, विश्व गुलाब सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जापान, वेरी इंपॉर्टेंट है जापान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जापान। ठीक है, और जानने योग्य बात यह है कि मध्य प्रदेश ने भी विश्व गुलाब सम्मेलन में भाग लिया है, यह भी जानने योग्य बात है। ठीक है दोस्तों, बढ़े आगे। एक और फैक्ट हमको यहां पर देखो, दो तीन फैक्ट हमको इधर मिल गए। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न मुझे यहां पर क्या देखने को मिलता है, देखें। होम स्टे का मतलब तो आप लोग उम्मीद करता हूं जानते ही होंगे। जैसे कि एक होम स्टे में क्या होता है, आप अपने ही घर को कन्वर्ट कर देते हो, मतलब आपका घर है मान के चलो किसी गांव में, तो आपने अपने घर को ही कन्वर्ट कर दिया एक छोटा सा मिनी होटल मान लो, कि भैया उसमें भले ही 2 कमरे हैं लेकिन व्यवस्थित कर दिया, सुंदर कर दिया, साफ सुथरा कर दिया। तो जो पर्यटक लोग आते हैं, मध्य प्रदेश के ग्रामीण जीवन को देखने आते हैं, उसका आनंद लेने आते हैं, तो आप अपने ही घर में एक टूरिस्ट
स्टे के रूप में जो है उसको यूज कर सकते हो अपने घर को, तो इसीलिए उसको होम स्टे कहा है। यानी कि आपने अपने घर को ही पर्यटकों के रहने का ठिकाना बना दिया। इससे क्या है कि आपको काम की तलाश करने के लिए अपना घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर पर ही पर्यटक आएंगे और आपकी जो इनकम है उससे हो जाएगी। तो वहीं लिखा हुआ है कि छिंदवाड़ा के कई गांवों में जो है होम स्टे बनाए गए, जिसकी वजह से अब लोगों को पैसा कमाने के लिए पलायन करने की जरूरत नहीं है, अपना घर शहर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। टूरिस्ट आएंगे, आपके घर पर रुकेंगे और आपको वहां से जो है आमदनी हो जाएगी। तो ये कोई ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने बस डाला है। अभी नीचे और देखते हैं यहां पर। देखो भैया, मध्य प्रदेश में जितनी भी महिला केंद्रित फिल्म बनेंगी, क्या बनेंगी? महिला केंद्रित फिल्म, यानी कि विमेन सेंट्रिक मूवीज, यानी कि जिसमें महिलाओं के बारे में बताया जाएगा या महिलाओं के सशक्तिकरण या किसी विमेन पर फोकस होगी, महिला केंद्रित मूवी होगी। तो मध्य प्रदेश की सरकार ऐसी फिल्मों को टोटल कितना प्रतिशत अनुदान, अनुदान का मतलब होता है ग्रांट, अनुदान का मतलब होता है ग्रांट, और ग्रांट का मतलब क्या होता है? वित्तीय सहायता, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी महिला केंद्रित फिल्में बनेंगी उसमें मध्य प्रदेश की सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देगी? मध्य प्रदेश की सरकार उसमें कितना प्रतिशत अनुदान देगी? 10% अनुदान मध्य प्रदेश की सरकार देगी। और अगर मध्य प्रदेश की स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में कोई मूवी बनेगी, जैसे कि मालवी, बुंदेलखंडी, भगेलखंडी, निमाड़ी, गोंडी, भीली, कोरकू, ये जो मध्य प्रदेश की स्थानीय और जनजातीय भाषाएं हैं, अगर इन भाषाओं से संबंधित मूवी बन रही है या इन भाषाओं में मूवी बन रही है, तो ऐसी मूवी को भी मध्य प्रदेश की सरकार कितना प्रतिशत का अनुदान यानी कि ग्रांट देगी? 10% का अनुदान मिलेगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। तो ये ऐसे ही तो मध्य प्रदेश जो है बढ़ावा देता है कि भैया लोग आएंगे, लोग देखेंगे, मूवी बनाने वाले लोग भी आएंगे, यहां रोजगार मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी फायदा देखेंगे, बोले सरकार हमको फायदा दे रही, चलो मध्य प्रदेश में मूवी बनाते हैं। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में बच्चों से संबंधित कोई मूवी बनाई जाती है रिलेटेड टू चिल्ड्रन, तो इसे भी 10% का अनुदान मिलेगा। यहां पर भी 10% का अनुदान मिलेगा अगर कोई मूवी जो है रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जैसे कि आमिर खान ने भी तो अभी बनाई थी ना सितारे जमीन पर, तो वो भी बच्चों से संबंधित मूवी थी। तो 10% अनुदान रिलेटेड टू चिल्ड्रन मूवी, तो चाहे बच्चों से संबंधित मूवी हो तो भी 10% का अनुदान, महिला से संबंधित मूवी हो तो भी 10% का अनुदान, और किसी स्थानीय या जनजातीय भाषा में, लोकल या ट्राइबल लैंग्वेज में मूवी हो तो भी एमपी गवर्नमेंट 10% का ग्रांट यानी कि अनुदान देगी। तो यहां पर भी हमने एक चीज देख ली। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर दो चीजों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। अब ये दो चीजें बड़ी सिंपल सी हैं, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहां पर ये नाम आपको दिख रहा है, निवेश प्रोत्साहन केंद्र, यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। तो ये पता है मध्य प्रदेश की, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश ने अपनी नवीन पर्यटन नीति यानी कि न्यू टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया है 2025 में, जिसके तहत मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में आए। और ज्यादा से ज्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में तब आएंगे जब बड़े बड़े बिजनेसमैन मध्य प्रदेश में अपने होटल, रिजॉर्ट्स या बाकी निवेश करेंगे। और व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन तभी निवेश करता है किसी स्टेट में जब निवेश करना उस राज्य में सरल होता है। तो उसी निवेश करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या शुरू किया है? निवेश प्रोत्साहन सेल, निवेश प्रोत्साहन सेल को शुरू किया है, ताकि सरलता से कोई भी व्यक्ति आकर मध्य प्रदेश में निवेश कर सकता है
और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब उसको जमीन दी जाएगी, भूमि आवंटन किया जाएगा, तो वो भी उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, पूरी पारदर्शिता होगी। तो इसीलिए आप यहां पर देखें, यहां पर तो जबलपुर का उदाहरण दिया है कि जबलपुर में एक निवेश प्रोत्साहन केंद्र बनाया गया, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया, कि कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहता है, यहां पर जमीन खरीदना चाहता है और पर्यटकों के लिए कुछ बनाना चाहता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार आगे से आके उसकी मदद करेगी। जिसलिए सरकार ने क्या बनाया है? निवेश प्रोत्साहन केंद्र बनाया है, अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया है, या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में निवेश प्रोत्साहन सेल कह सकते हैं, या तो निवेश प्रोत्साहन केंद्र कह दो या निवेश प्रोत्साहन सेल कह दो, बात तो बराबर ही है। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने एक और पहल की शुरुआत करी है जिसको कहा जाएगा सिंगल विंडो सिस्टम। जैसे कि जब भी कोई बिजनेसमैन मध्य प्रदेश में आता है तो उसको अलग अलग विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन क्या हो अगर ये सारी अनुमति केवल एक जगह से मिलने लग जाए, तो सामने वाले को सरलता होगी, सरलता होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इसीलिए सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया है कि भैया अलग अलग विभागों से अनुमति प्राप्त करने से अच्छा है कि आप एक ही जगह पर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहता है उसको समयबद्ध, यानी कि टाइम पर जितना भी उसको परमिशंस चाहिए थी, अनुमति चाहिए थी, वो सब उसको मिल सकेंगी, उसको अलग अलग विभागों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। तो इस पेज से हमने दो चीजें याद करी कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टू प्रमोट टूरिज्म इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सरकार ने दो चीजों की शुरुआत करी है। एक निवेश प्रोत्साहन केंद्र यानी कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर, और दूसरा शुरू किया है सिंगल विंडो सिस्टम। दोनों ही ये जो पहल शुरू करी गई हैं इससे निवेशकों को सरलता होगी, चाहे वो परमिशंस अर्थात अनुमतियां लेने में हो या फिर पैसा देके भूमि प्राप्त करने में यानी कि जमीन प्राप्त करने में हो। तो हमने इन्वेस्टर्स का, निवेशकों का काम सरल कर दिया है मध्य प्रदेश में कि वो आए और भारी मात्रा में यहां पर इन्वेस्टमेंट करें और मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिले। दोस्तों उसके बाद यहां पर एक और चीज हमको देखने को मिलती है, इस पर भी हम जो है नजर डाल लेते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बट परंतु ये जनजाति वाले टॉपिक से संबंधित है, तो हो सकता है कि ये प्रश्न देखने को मिल जाए एग्जाम में। अब देखिए, एक चीज होती है जिसको कहते हैं आदिवासी घोषणा पत्र, यानी कि ट्राइबल डिक्लेरेशन लेटर, ट्राइबल डिक्लेरेशन लेटर, आदिवासी घोषणा पत्र यानी कि ट्राइबल डिक्लेरेशन लेटर। अब ये जो आदिवासी घोषणा पत्र है इसके 18 साल पूरे हो चुके हैं। क्या ये आदिवासी घोषणा पत्र मध्य प्रदेश ने जारी किया था? नहीं, इसको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चालू किया गया था। तो 18 ईयर्स जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 18 साल इसके 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 18 साल क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक तो फैक्ट यही हो गया कि भैया जनजातीय घोषणा पत्र के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो जनजातीय घोषणा पत्र के, ट्राइबल डिक्लेरेशन लेटर के 18 साल पूरे हो चुके हैं। अब बोले सर ये बताइए कि ये होता क्या है? तो ध्यान पूर्वक सुनिए। देखो पूरी दुनिया में यहां पर देखिए, पूरी दुनिया में टोटल कितने करोड़ आदिवासी हैं? 37 करोड़। बोले हाँ सर हम इस फैक्ट का क्या करें? अभी बता रहे हैं क्या करना है। तो इन आदिवासियों को एक पहचान मिलना तो जरूरी है कि नहीं है? तो ये देखिए, आदिवासी जो समुदाय है इनको बाकी कम्युनिटीज की भांति यानी कि अन्य समुदायों की भांति बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, और किसी भी आदिवासी समुदाय को दूसरे समुदाय के बराबर का दर्जा तब मिलेगा जब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इनको पहचाना जाएगा। और इनको पहचाना तभी जाएगा जब इस दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान यानी कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र, इन आदिवासियों की पहचान पर पुष्टि करे। और उसी आदिवासियों की पहचान को पुष्टि देने के लिए आज से 18 वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशंस ने
जनजातीय घोषणा पत्र, आदिवासी घोषणा पत्र लागू किया था। आप यहां पर देख सकते हैं, तारीख लिखी हुई है, तारीख लिखी हुई है 13 सितंबर 2007 को, 13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, तो हमने यहां पर लिख दिया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस चीज की शुरुआत की गई? आदिवासी घोषणा पत्र की, और इसके 18 साल पूरे हो चुके हैं। इतना सिंपल हुआ, यहां से फैक्ट बन जाएगा बढ़िया मात्रा में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए मैं साइड भी हो जाता हूं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमको क्या प्राप्त होता है वो भी हम देख लेते हैं। यहां पर ये वाली ये जो खबर है, ये आपको पढ़ने में लगेगा कि बोले सर ये क्या है, ये क्या जरूरत थी, लेकिन भैया देखो, ऊट पटांग प्रश्न नाम की भी एक चीज होती है। जब ऊट पटांग प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तब हमारे पास दलील देने का कोई वक्त नहीं बचता। इसलिए अगर सरकार अपनी तरफ से कुछ भी ऊट पटांग चीज इधर उधर की शेयर करती है, भले ही एग्जाम के नजरिए से उतनी इंपॉर्टेंट ना भी दिखे, तो भी एक दो चीजों को पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर एक अभिनेत्री का जिक्र हो रहा है। अभिनेत्री का नाम है शीला रामानी। क्या नाम है? शीला रामानी। तो हमने यहां पर इनका नाम लिख दिया शीला रामानी। ये इन एक्ट्रेस का नाम है। बस इनके संबंध में आपको इतना पता होना चाहिए कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी? महू में। इसके अलावा ये कनेक्शन है इनका मध्य प्रदेश से, ठीक है, ये कनेक्शन है मध्य प्रदेश से। इसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं है इनका मध्य प्रदेश से। इस बात को आपको याद रख लेना है। इतनी बात क्लियर हुई, बस इतना पढ़ना था। ये जो शीला रामानी जी हैं, ये इनकी कुछ प्रमुख मूवीज हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार उसकी रीडिंग कर सकते हैं चाहें तो। उसके बाद दोस्तों यहां पर मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर का एक प्रश्न है। मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर के कई प्रश्न बनेंगे आज की वीडियो से। मध्य प्रदेश आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति से प्रश्न आपको बनते दिखेंगे। मंदिर है, किला है, कोई महोत्सव है। तो यहां पर दोस्तों सीहोर जिले का जिक्र हुआ है, और सीहोर जिले का एक मंदिर यहां पर दोस्तों चर्चा में लिया गया है। मंदिर का नाम है चिंतामन गणेश मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर। अब आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा कि चिंतामन गणेश मंदिर किस जिले से संबंधित है। तो चिंतामन गणेश मंदिर जो है दोस्तों किस जिले से संबंधित है? सीहोर जिले से संबंधित है। बस इतना छोटा सा प्रश्न आपसे बन सकता है, ठीक है। और एक प्रश्न दोस्तों क्या बन सकता है कि चिंतामन गणेश मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो बाई विक्रम आदित्य। देखो ये लिखा है ना, सम्राट विक्रम आदित्य, बाई विक्रम आदित्य, बाई विक्रम आदित्य। इतनी चीज क्लियर हो गई। और भारत के जो 4 खास गणेश मंदिर हैं उनमें से एक इस मंदिर को शामिल किया जाता है, चिंतामन गणेश मंदिर, सीहोर जिला, जिसका निर्माण सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। इतनी चीज उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे प्रस्थान करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहानी हमको मिलती है। यहां पर एक छोटका सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पूरा हम इसको जेब में डाल लेते हैं। सिंपल आपसे इतना पूछा जाएगा, सिंपल आपसे इतना पूछा जाएगा कि जो हृदय अभियान है, कि जो हृदय अभियान है मध्य प्रदेश में हृदय अभियान कहां चलाया गया? मध्य प्रदेश में हृदय अभियान कहां, मध्य प्रदेश में हृदय अभियान कहां चलाया गया? मध्य प्रदेश में हृदय अभियान कहां चलाया गया? तो इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर आपको यहां पर मिल जाता है, हरदा जिले में, हरदा डिस्ट्रिक्ट, हरदा डिस्ट्रिक्ट। बस खत्म। इतनी सी कहानी थी, इतनी सी कहानी इस पेज पर आपको समझनी थी।
बस इतना सा फैक्ट आपको पढ़ लेना है कि मध्य प्रदेश में हृदय अभियान कहां चलाया गया और किस वर्ष की बात हो रही है। 2025 वर्ष की बात हो रही है, 2025 वर्ष की बात हो रही है, 2025 वाले साल की बात हो रही है। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? बस इतना इसमें समझने वाली चीज थी, बाकी सब सिंपल है, सरल है, लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर हमको यही तो सब चीजें छांटनी पड़ती हैं इस पूरी मैगजीन से। अगले पेज पर हमको क्या देखने को मिलेगा? विदिशा में किताबों की खुशबू। अब बोले सर ये क्या लफड़ा है? विदिशा में किताबों की खुशबू का संबंध किससे है? दोस्तों, विदिशा जिले में पुस्तक मेले का आयोजन करवाया गया। कहां पर? तो यहां से हमारा क्या प्रश्न बना कि पुस्तक मेले 2025, पुस्तक मेले 2025 का आयोजन कहां करवाया गया? विदिशा में कराया गया, विदिशा में कराया गया। ठीक है, यहां से एक ये प्रश्न बन गया पहले ही लाइन से आपका। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक नई बिल्डिंग बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है उद्यम सेतु। यहां से एक प्रश्न ये आपका बन जाता है। भोपाल में एक नई बिल्डिंग बनाई गई है, नाम रखा गया है उद्यम सेतु। नई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को आप हिंदी में भवन कह लो। नई बिल्डिंग बनाई गई है और ये जो नई बिल्डिंग बनाई गई है उद्यम सेतु नाम की, तो ये इसका संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका संबंध जो है वो लघु उद्योगों से है। किससे है दोस्तों? लघु उद्योगों से है, स्मॉल इंडस्ट्रीज से इसका संबंध है। तो वो बात भी आप वहां पर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म आता है, यानी कि जो इनका बर्थडे आता है, वो आता है 17 सितंबर को। तो ये तो आपसे नहीं पूछेंगे। 17 सितंबर 1950 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 18 से 24 सितंबर तक, ठीक है, एक तो यहां पर ये डेट जरूरी है। कब से कब तक? 18 से 24 तक, लगभग एक हफ्ते की कहानी। पूरे मध्य प्रदेश में एक फिल्म चलाई गई, चलो जीते हैं। तो इस मूवी में नरेंद्र मोदी जी के सफर को भी जो है दर्शाया गया और बड़ी ही खूबसूरती से इस फिल्म को जो है बनाया गया है, चलो जीते हैं। तो इस मूवी को मध्य प्रदेश में एक हफ्ते के लिए चलाया गया नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, 18 से 24 सितंबर तक। ठीक है, मूवी का नाम है चलो जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला हमको फैक्ट क्या देखने को मिलता है, आइए देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला पेज तो आपको बिना जूम के ही नजर आ जाएगा। देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स। दोस्तों इसी पेज पर मैं आपको यह भी साबित कर दूंगा कि भैया सरकार भी गलती करती है फैक्ट्स में। तो आप कहोगे सर सरकार भी गलती करती है फैक्ट्स में संदेश मैगजीन में, तो फिर हम भरोसा कैसे करें? लेकिन फिर वो जो गलती करती है उसी मैगजीन के अगले पन्ने पर उसको सुधार भी देती है ना। और बहुत ना के बराबर ऐसा होता है, लेकिन जहां भी होता है सरकार खुद ही सुधारने की व्यवस्था उसको करवा देती है। तो उसमें कोई चिंता की बात बचती नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या कहानी निकल के आती है। देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जिसका नाम क्या रखा गया? खेलो इंडिया, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। कहां पर इसका आयोजन हुआ? श्रीनगर में। इसको तो मैं लिख देता हूं भैया वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर सितारे बना लो जितने चाहो। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां हुआ? श्रीनगर में। और श्रीनगर की कौन सी झील में? तो भैया श्रीनगर की डल झील में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल ये भारत का पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल था
तो इसीलिए देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जिसे श्रीनगर में आयोजित किया गया, डल झील में, क्योंकि पानी तो चाहिए, वाटर फेस्टिवल है तो। ठीक है, अब देखो यहां पर विशेष रूप से मध्य प्रदेश को बधाई इसीलिए दी जा रही है क्योंकि मध्य प्रदेश की रैंक 1 आई, और जबकि मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा और उड़ीसा, तो यहां पर ये जो है हरियाणा, ये रॉन्ग फैक्ट है, हरियाणा रॉन्ग फैक्ट है। सेकंड नंबर पर हरियाणा नहीं था, तो यहां पर रॉन्ग फैक्ट क्या हो गया, हरियाणा, हरियाणा, ये रॉन्ग फैक्ट हो गया। इसका जो सही फैक्ट है वो इसी मैगजीन ने आगे समझाया भी है, लेकिन मैं आपको यहीं हाथों हाथ इसका सही फैक्ट जो है बता देता हूं कि रैंक 1 लगी किसकी, रैंक 1 आई इसमें मध्य प्रदेश की, रैंक 1 मध्य प्रदेश की आई। उसके बाद इसमें रैंक 2 लगी किसकी, रैंक 2 लगी दोस्तों इसमें उड़ीसा की, रैंक 2 लगी उड़ीसा, जबकि इधर क्या बता दिया, हरियाणा। और रैंक 3 दोस्तों किसकी लगी, रैंक 3 लगी दोस्तों केरला की, किसकी लगी, केरला की। तो ये टॉप 3 राज्य रहे, है ना, ये टॉप 3 राज्य रहे, टॉप 3 स्टेट्स, टॉप 3 स्टेट्स। काय में टॉप 3 स्टेट्स रहे ये, खेलो, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसका आयोजन कहां करवाया गया, जिसका आयोजन दोस्तों करवाया गया श्रीनगर, जिसका आयोजन करवाया गया श्रीनगर, डल लेक, कौन सी झील दोस्तों, श्रीनगर की डल झील में इसका आयोजन करवाया गया। इतनी बात आप सभी को स्पष्ट हो जाती है, तो यहां से याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने रैंक 1 हासिल करी है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक जगह का नाम दिख रहा है बैरसिया, बैरसिया जहां तक मुझे याद आ रहा है ये एक कस्बा है, टाउन है, और ये जो कस्बा आता है ये भोपाल जिले में आता है, भोपाल जिले में आता है ये। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बैरसिया जो है ये भोपाल जिले में आता है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बैरसिया का भी एक गांव की चर्चा यहां पर करी है, बांदी खेड़ी। तो ये जो बांदी खेड़ी नामक जो गांव है, यहां पर क्या बनाने की बात हो रही है, तो यहां पर बनाने की बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये है यहां का फैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ये फैक्ट है यहां का। तो एक बार वापस देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाएंगे। और इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को किस गांव में बनाने की बात हो रही है, बांदी खेड़ी। ये गांव किस कस्बे में आता है, बैरसिया, बैरसिया किस जिले में आता है, भोपाल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पर मध्य प्रदेश की बेस्ट गोलकीपर का चर्चा हुई है, मध्य प्रदेश की बेस्ट गोलकीपर, इनका दोस्तों नाम है उमा केवट। क्या नाम है, उमा केवट। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, उमा केवट। ठीक है, देखो जो व्यक्ति बहुत बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है उसे अपनी मां को पुकारना पड़ेगा, ओ मां, तो वहां से आप उमा याद रखिएगा। जो भी व्यक्ति जिंदगी में बेहतर प्रदर्शन करना चाहता है उसे अपनी मां को पुकारना पड़ेगा, तो उमा वहां से याद रखिएगा। और ये इतनी बेहतरीन गोलकीपर हैं कि केवल एक गोल करने देती हैं, उसके बाद गोल नहीं करने देती, तो केवल से आप याद रखिएगा केवट। तो उमा केवल एक गोल करने दूंगी, उसके बाद गोल नहीं करने दूंगी, तो उमा केवट, वहां से आप नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बेस्ट गोलकीपर है साहब, और ये कहां से हैं, शहडोल, शहडोल। यानी कि मम्मी कहती हैं कि बेटा तुम पूरे दिन डोलते रहते हो, गोलकीपिंग करते रहते हो, फुटबॉल खेलते रहते हो, तो मम्मी को क्या जवाब दिया, ओ मां केवल एक गोल करने देती हूं, उसके बाद गोल नहीं करने देती। तो मम्मी क्या कह रही है, पूरे दिन डोलते रहते हो, शहडोल। मम्मी को क्या रिप्लाई दिया, ओ मां ऐसा नहीं है, तो उमा, केवल एक गोल करने देती हूं, तो केवल से केवट, तो शहडोल, उमा, केवट। ठीक है, मध्य प्रदेश की बेस्ट गोलकीपर हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर ओपन सीनियर
महिला फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। जब भी आप किसी टूर्नामेंट का नाम सुनते हैं घबरा जाते हैं, बोले सर कैसे याद रखेंगे। देखो, राष्ट्रीय नेशनल लेवल, ओपन सीनियर, जूनियर है कि सीनियर ये याद रखना जरूरी, सीनियर, महिला वाली कैटेगरी है, खेल फुटबॉल का है, आगे लिखा है टूर्नामेंट। तो दिक्कत क्या है, राष्ट्रीय स्तर का ओपन महिला फुटबॉल टूर्नामेंट, और वो भी सीनियर वाला, ओपन सीनियर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट, क्या दिक्कत है, बहुत इजी याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद यहां पर एक और फैक्ट हमको इसी पेज पर देखने को मिलता है, और वो क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना होगी। एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना होगी। जो मंत्री परिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या बोला कि जो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय है, यानी कि गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है भोपाल में, उसमें जो है एक नया विभाग बनाया जाएगा। नए विभाग का नाम रखा जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। कैसे लिखते हैं एंडोक्राइनोलॉजी को, इधर देखें, एंडोक्राइनोलॉजी। आप पढ़ते हैं ना अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम से और हार्मोन से संबंधित एक मेडिकल की शाखा है, ठीक है ना। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित होती है, तो हमने यहां पर लिख दिया अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित होती है। अंग्रेजी में भी लिख दिया एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित होती है, हमने इसको भी यहां पर लिख दिया, ठीक है। तो एंडोक्राइनोलॉजी नामक एक नए विभाग की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के गांधी मेडिकल कॉलेज में। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया कहानी, यहां तक समझ में आ रही है, मजे आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और फैक्ट देखते हैं। फैक्ट की बारिश मिलेगी इन 25 से 30 लेक्चर की सीरीज में। यहां पर दोस्तों अब एक प्रश्न, अब एक फैक्ट ऐसा आया जो हो सकता है कि व्यक्ति जब जल्दबाजी में पढ़ता तो उसको नहीं भी कवर कर पाता। यहां पर क्या बोलता है, ई विवेचना ऐप, क्या बोलता है, कौन से ऐप का जिक्र हो रहा है, ई विवेचना ऐप, ई विवेचना ऐप। यहां पर भी मुझे दिख रहा है ई विवेचना ऐप। तो ई विवेचना ऐप का संबंध पहली बात तो किससे है, मध्य प्रदेश से है। अब ये है क्या ई विवेचना ऐप, ये हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए समझिए, एक दोस्तों प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CCTNS प्रोजेक्ट। क्या नाम है, CCTNS प्रोजेक्ट, CCTNS प्रोजेक्ट, CCTNS प्रोजेक्ट, CCTNS प्रोजेक्ट। अब ये CCTNS प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई विवेचना ऐप बनाया गया है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। CCTNS प्रोजेक्ट के अंतर्गत, CCTNS प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई विवेचना, ई विवेचना ऐप, ई विवेचना ऐप बनाया गया है। इतनी बात क्लियर हुई, ई विवेचना ऐप बनाया गया है। अब CCTNS का फुल फॉर्म क्या है वो देख लें। क्राइम, ये मध्य प्रदेश का ही है, क्राइम एंड क्रिमिनल, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग, ट्रैकिंग नेटवर्क, ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सर्विसेज। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई विवेचना ऐप बनाया गया है। अब सर ये करेगा क्या ई विवेचना ऐप, देखो जो ई विवेचना ऐप है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो बोले हाँ सर समझ में आ रहा है, जो ऐप होता है वो डिजिटल ही होता है। अब होगा क्या, पुलिस जांच, पुलिस जांच इसको नंबर 1 बोल दें, और कोई भी केस चल रहा है तो किसी केस की ट्रैकिंग और बाकी जो पुलिस रिकॉर्ड रखती है वो, तो पुलिस की जांच, केस की ट्रैकिंग और पुलिस के द्वारा बनाया जाने वाला रिकॉर्ड
सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन होने की वजह से जो तेजी है, पहली बात तो वो आ जाएगी, फाइल्स का चक्कर खत्म, पूरा ऑनलाइन। और उसी के साथ साथ कोई चीज रिकॉर्ड करी गई है या नहीं रिकॉर्ड की गई तो वो भी डिजिटली दिखेगी, तो उससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, है ना दोस्तों। चीजें क्या हो जाएंगी, चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, फास्ट हो जाएंगी। और पुलिस जांच, केस ट्रैकिंग और बाकी कोई भी जो रिकॉर्ड है तो उसके लिए ई विवेचना ऐप बनाया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, इतने सारे पुलिस वाले हैं, सबको क्या कोई फोन, कंप्यूटर, टैब कुछ तो देना पड़ेगा जहां पर वो ई विवेचना ऐप को डाउनलोड करके उस पर काम करेंगे। अपने पर्सनल मोबाइल में तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए सरकार ने टोटल कितने टैब बांटे हैं, 25,000, 25,000 टैब बांटे हैं। टोटल कितने टैब बांटे हैं, 25,000 टैब जो है सरकार ने बांटे हैं। इसमें जो है पुलिस वाले क्या करेंगे, ई विवेचना ऐप जो है चलाएंगे और अपने हर काम को जो है डिजिटली करेंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि कोई भी बोरिंग खबर है मैं उसको भी आपको इतना डिटेल में बता दूं कि वो आपको समझ में आ जाए, है ना। और लोग कहते हैं ना कि नहीं, हमको याद नहीं होता। तो देखिए, हर चीज के पीछे कारण होता है। कोई भी चीज याद तब नहीं होती है जब हमने उसको समझा नहीं होता है, और अगर समझ लिया है तो हमने याद करने का कभी प्रयास ही नहीं किया होता। अगर आपके टीचर ने समझाया है और आपने याद करने का प्रयास किया है तो कभी ये परिस्थिति आ ही नहीं सकती कि आपको जो है वो चीज याद ना हो। दोनों में से कुछ मिसिंग होगा, या तो टीचर ने समझाया नहीं है या आपने याद करने का प्रयास नहीं किया है। ठीक है, एग्जाम आपका है, करियर आपका है, हम जैसे लोग आते जाते रहते हैं। आपको खुद अपने लिए सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए दोस्तों नहीं सोचेगा। इस विचारधारा के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये पेज भी बहुत सारे फैक्ट लेके, फैक्ट छुपा के बैठा हुआ है। दिख रहा है क्या ये आपको? चलो मैं इसको और जूम कर करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब दिख रहा होगा। इसको जूम कर करके देखेंगे हम, जूम कर करके देखेंगे और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये लीजिए, और लीजिए, और लीजिए, और लीजिए, इतना है बहुत। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक अभियान चलाया, नशे से दूरी है जरूरी। अब ये जो अभियान है इसके अलग अलग नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मॉडिफाई करके। ठीक है, तो आपको ये अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैं हर फैक्ट पर वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखता, बट जो महसूस होता है उस पर लिखना पड़ता है। नशे से दूरी है जरूरी किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश की पुलिस ने। और इस अभियान ने दोस्तों एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। पता है क्यों? क्योंकि 23 लाख लोगों ने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया। कितने लोगों ने? 23 लाख लोगों ने, 23 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष सहभागिता यानी कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया, डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया 23 लाख लोगों ने। और 6 करोड़ 35 लाख लोगों ने सोशल मीडिया से इस कैंपेन में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। तो प्लस हमने यहां पर कितना लिख दिया? 6 करोड़, 6 करोड़। और कितना लाख बता रहे हैं? 35 लाख। मतलब भैया किसी राज्य की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया कोई अभियान, उस कैटेगरी में भैया ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 23 लाख लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं आमने सामने और 6 करोड़ 35 लाख सोशल मीडिया से कनेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला नशे से दूरी है जरूरी, इस अभियान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है दोस्तों, लगे हाथ यहां पर एक चीज और रिवाइज कर लीजिए, न्यूज भी चल रही थी। पुलिस महानिदेशक, क्या बोल रहा हूं? पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन के नीचे दिख रहा होगा। पुलिस महानिदेशक को दोस्तों क्या कहते हैं? डीजीपी। क्या कहते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये श्री कैलाश मकवाना
अभी खबरों में चल रहे थे एक दो दिन पहले ही। और पता है क्या कि श्री कैलाश मकवाना का दिसंबर 2025 तक मध्य प्रदेश में डीजीपी के रूप में इनका कार्यकाल था, टेन्योर था। लेकिन अभी एक दिन पहले ही, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, एक दिन पहले ही दोस्तों ये जो डीजीपी साहब हैं इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब दिसंबर 2025 की जगह इनका कार्यकाल दिसंबर 2026 हो गया है। तो वो भी मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं कि पहले जो कार्यकाल था इनका कब तक था, दिसंबर 2025 तक। लेकिन अब इस दिसंबर 2025 को एक्सटेंड कर दिया गया है, और एक्सटेंड करने के बाद जो कार्यकाल है वो कर दिया गया है दिसंबर 2026। श्री कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के डीजीपी। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमको एक और प्रश्न देखने को मिलता है। 12th फेल मूवी हम सभी ने देखी और बहुत पसंद आई। विक्रांत मैसी ने बहुत तगड़ी उसमें एक्टिंग करी, हर एक्टर बहुत तगड़ा था। तो 12th फेल मूवी, जो कि मुरैना जिले के आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा इनके जिंदगी पर आधारित थी 12th फेल मूवी। तो इस 12th फेल मूवी को दोस्तों 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो कौन से नंबर के नेशनल अवार्ड्स दोस्तों? जवान मूवी को भी मिला है, जवान मूवी को भी मिला है, शाहरुख खान को भी मिला है। तो मुरैना जिले के मनोज कुमार शर्मा जी के जीवन पर आधारित 12th फेल मूवी को कौन से नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स में प्राइज मिला है? 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। और ये कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। ठीक है, 12th फेल मूवी याद रहेगा, मनोज कुमार शर्मा याद रहेगा, 71वें 71 नेशनल अवार्ड फेस्टिवल आपको ये याद रहेगा। उसी के साथ साथ बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में 12th फेल मूवी को अवार्ड मिला है। उसके बाद जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को नैक के द्वारा ए ग्रेड का दर्जा मिला है। नैक जानते हैं आप लोग, नैक कौन होता है? NAAC, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन सेंटर, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नैक। अंग्रेजी में कहते हैं NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सेंटर। ओके, तो नैक के द्वारा कौन सा ग्रेड मिला है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को? ए ग्रेड मिला है। तो बोले सर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला है, इससे फायदा क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या बदलाव हो जाएगा, वो भी बताता हूं। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है उसके कुल गुरु, आपको पता है कि अब जो है कुलगुरु कहा जाता है। पहले कुलगुरु को क्या कहा जाता था? कुलपति, यानी कि वाइस चांसलर। लेकिन अब कुलपति नाम हटा दिया गया है, अब क्या नाम रख दिया गया है? कुलगुरु नाम जो है रख दिया गया है वाइस चांसलर के लिए। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु हैं, जो वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर सुरेश कुमार जैन, इनके नेतृत्व में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी ने ये मुकाम हासिल किया कि नैक के द्वारा ए ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला। बोले सर अब ये ए ग्रेड का सर्टिफिकेट मिलने से क्या परिवर्तन हो जाएंगे? तो सुनिए, ये ए ग्रेड का सर्टिफिकेट मिलने से मैं आपको बताता हूं क्या परिवर्तन होंगे। यह मान्यता, एक मिनट रुकिएगा, यह मान्यता भविष्य में छात्रों की डिग्री की वैल्यू बढ़ा देगी, उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा और उनको जो शैक्षणिक अवसर हैं, एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज, ये भी बेहतर मिलेंगी। इन शॉर्ट बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से जो प्लेसमेंट्स हुआ करते थे अब वो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटीज में जॉब्स के लिए आती हैं जो यूनिवर्सिटीज नैक के द्वारा ए ग्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो जितने भी विद्यार्थी रेगुलर डिग्री अपनी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आपके लिए दोस्तों खुशखबरी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के लेक्चर का अंतिम फैक्ट जो हम यहां पर कवर करेंगे। यहां पर दोस्तों एक हिंदी फिल्म है जिसका नाम है कटहल।
कटहल हम सभी जानते हैं, आपने हो सकता है ये मूवी देखी भी हो। तो दोस्तों ये जो कटहल मूवी है ये सतना जिले के अशोक मिश्रा द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अशोक मिश्रा द्वारा लिखी गई है। और अशोक मिश्रा के जो सुपुत्र हैं यशोवर्धन मिश्रा, उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, यानी कि ये डायरेक्टर निर्देशित की गई है यशोवर्धन मिश्रा के द्वारा, और लिखी गई है उनके पिताजी अशोक मिश्रा के द्वारा। इनका संबंध किस जिले से है? सतना जिले से है। तो अशोक मिश्रा जी ने लिखी है और यशोवर्धन मिश्रा जी ने इसका निर्देशन किया है। मूवी का नाम है कटहल। तो कटहल मूवी को 2023 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कौन से इवेंट में? 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। ये वही 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड है जिसमें 12th फेल मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में जो है अवार्ड मिला है। और कटहल मूवी को दोस्तों बेस्ट हिंदी फिल्म में अवार्ड मिला है। अब मुझे भी ये मूवी देखनी पड़ेगी, मैंने देखी नहीं है। कुछ कटहल वगैरह लापता हो जाता है इस मूवी में, लेकिन समझना पड़ेगा। तो कटहल मूवी को 2023 का बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला है 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में था सिर्फ इतना ही। अब यहां से मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो दोनों लेक्चर हुए हैं वो आपको पसंद आए हों, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्हें अभी तक इस मैगजीन के बारे में नहीं पता है, तो उनको जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि दोस्तों को इस मैगजीन के बारे में और इस सीरीज के बारे में बताने से दोस्त के नंबर ज्यादा आ जाएंगे, आपसे भी ज्यादा, तो फिर आप उनको मत बताइए। अपने बारे में सोचना भी जरूरी होता है दोस्तों जिंदगी में। चलिए खैर, मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।